ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना थी, मगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो कि आरएसएस और बीजेपी की है, वो एक ख़ास नफ़रत फैलाना चाहती है मुसलमानों के प्रति, दूसरी माइनॉरिटीज़ के प्रति, SC STs के प्रति एक नफ़रत फैला के काम करना चाहती है। प्लास्टिक की टोंटी जो कि कितनी ऊंची है मैंने तो देखी नहीं, उससे तो कोई मर सकता है क्या? तो और उसको डिफेंड कर रहे हैं एक हत्या को, तो वो हत्या में शामिल है। अब मुंह तो लग चुका है खून, इन गुंडे और डकैत जो कि पुलिस की वर्दी में घूमते हैं, उनके तो मुंह खून लग चुका है। अब वो कभी किसी गुप्ता जी के ऊपर भी आएगा और मिश्रा जी के ऊपर भी आएगा। किसी भूखे भेड़ियों को शिकार नहीं मिला तो वो जो अवेलेबल शिकार होगा उस दिन तो उसी का शिकार होगा। इस तरह से मनीष का भी शिकार हुआ क्योंकि उस दिन तो भूख थी, पैसे चाहिए थे। तो एक इतना बड़ा झूठ हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो एक पद पे बैठे हैं, अमित शाह साहब, उनको समझना चाहिए कि कम से कम पद की तो गरिमा का लिहाज कर लें। तो जो वो तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, तो जब वो अकेले में मिलते होंगे तो वो यही कहते होंगे, जो अंदाज़ा लगा सकता है कोई भी समझदार व्यक्ति, कि लूट लो इन लोगों को, इनको मार दो, सबको कम से कम कोहराम मचा दो, यही कहते होंगे ना। बिल्कुल अल्ताफ़ के वालिद को ये काम नहीं करना चाहिए था। इनको, जो ये लोग पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो गुंडे हैं, गुंडा समझ के ही कोई काम उनके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए, बगैर किसी लिखत पढ़त के, बगैर कोई नोटिस दिए। अगर कोई किसी को बुलाता है तो वो गुंडा होता है। पुलिस तो रिटर्न में नोटिस देती है, फ़ोन करती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज देती है कि आप इस टाइम लेके आओ, और जहाँ तो वो खुद ही लाने को तैयार हैं, तो उनको नोटिस देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में पुलिस किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर SC ST और मुसलमानों के साथ जिस तरह से किलिंग का मामला सामने आ रहा है। अभी अल्ताफ़ का कासगंज में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, पुलिस की जो थ्योरी है इस पूरे मामले में, एक 1.5 या 2 फुट की टोटी है, पाइप है, उससे लटक कर, और ये कहा गया है कि जैकेट का जो लेस था उससे फंदा लगा करके उसने आत्महत्या कर ली। अगर जो बात आप ये कह रहे हो ये बात सच है, तो जो ऑफिसर ये इस चीज़ को कह रहा है वो 302 का मुल्जिम है, कम से कम कॉन्स्पिरेसी का, और कम से कम सबूत मिटाने का तो ज़रूर है। और क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं काम, कहीं एक आध जगह हो जाए कभी साल 2 साल 3 साल 5 साल में, तो ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना थी, मगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये गैंग मेंबर्स की तरह, जो एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग मेंबर्स होते हैं, जो फिरौती वसूलते हैं लोगों को डरा धमका के, जो हफ्ता वसूली करते हैं, ये पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की और बहुत सारे दूसरे राज्यों की पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस भी उस तरह की होती जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और सब पुलिस अधिकारी नहीं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो कि अपने राजनीतिक आकाओं की गलत डिमांड्स को पूरा करने के लिए मलाईदार पदों को प्राप्त करते हैं, वो, और जो रिश्वतें देते हैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मलाईदार पद, मैं मलाईदार पद का जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सब लोग मिलके ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, वसूली करने का, उगाई करने का। उसका बहाना जो है पॉलिटिकल भी चीज़ों से मिल जाता है, क्योंकि एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो कि आरएसएस और बीजेपी की है, वो एक ख़ास नफ़रत फैलाना चाहती है मुसलमानों के प्रति, दूसरी माइनॉरिटीज़ के प्रति, SC STs के प्रति एक नफ़रत फैला के काम करना चाहती है। तो उसका भी फ़ायदा इन क्रिमिनल्स को, जो कि पुलिस अधिकारियों की ड्रेस पहने हुए, ख़ास तौर पे उच्च अधिकारी जो हैं, उनको मिलता है। क्योंकि जो नीचे तबके, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो तो सिर्फ वही करते हैं जिस चीज़ का उनको ऊपर से इशारा होता है, वरना वो अपने आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उच्च अधिकारी हर केस में, फैसल का केस जो बांगरमऊ का था, आगरा का केस जो अभी लेटेस्ट हुआ है अरुण वाल्मीकि का, और अब इस केस में भी एक सीनियर ऑफिसर उतर आए हैं सड़क पे डिफेंड करने के लिए, और इस तरीके की वाहियात डिफेंस दे रहे हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि वो साफ नज़र आ रहा है कि एक प्लास्टिक की टोंटी जो कि कितनी ऊँची है मैंने तो देखी नहीं, उससे तो कोई मर सकता है क्या? तो और उसको डिफेंड कर रहे हैं एक हत्या को, तो वो हत्या में शामिल है। चाहे वाल्मीकि का मामला हो या जिस तरह से अभी पीछे मनीष का मामला सामने आया था व्यापारी का, तो उसमें कहीं ना कहीं इंक्वायरी पुटअप की जाती है। लेकिन इस तरह का मामला अगर किसी मुसलमान के साथ होता है, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात करें या इस मामले की बात करें, ऐसे में इंक्वायरी तक नहीं होती, FIR तक दर्ज नहीं की जाती, तो क्या मुसलमान का खून इतना सस्ता होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये मुसलमान का खून ही इतना सस्ता नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ भी मुसलमानों जैसा ही हाल हो रहा है, और अभी सिखों के साथ जो लखीमपुर खीरी में हुआ है वो भी आपने देखा, वही हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और
मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिखों पे हो रहा है, उसके बाद ओबीसी का नंबर आता है। लेकिन अब मुंह तो लग चुका है खून, इन गुंडे और डकैत जो कि पुलिस की वर्दी में घूमते हैं, उनके तो मुंह खून लग चुका है। अब वो कभी किसी गुप्ता जी के ऊपर भी आएगा और मिश्रा जी के ऊपर भी आएगा। अब किसी भूखे भेड़ियों को शिकार नहीं मिला तो वो जो अवेलेबल शिकार होगा उस दिन तो उसी का शिकार होगा। इस तरह से मनीष का भी शिकार हुआ, क्योंकि उस दिन तो भूख थी, पैसे चाहिए थे, हो सकता है हफ्ता देना हो अपने उच्च अधिकारियों को, तो उस दिन गुप्ता जी का ही नंबर आ गया। उसमें मुआवजा दिया गया, इंक्वायरी पुटअप की गई, बाकायदा सारा उसमें खेल हुआ। वो हुआ क्योंकि वो लोग जो सो कॉल्ड देश पे कब्जा किए बैठे हैं, 90% देश के संस्थानों पे कब्जा किए बैठे हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम लोग नंबर्स में ज़्यादा हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमारी तंजीमें नहीं हैं, लोगों को पता है, अधिकारियों को भी पता है। अगर SC ST, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिखों के साथ अगर कोई इस प्रकार की मतलब जो कहें बब्बरता की जाएगी, बड़े बड़े क्राइम किए जाएंगे, तो उसमें जो है हमें कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक आका भी खुश होंगे, जो हमारे 90% जो हमारे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग सब ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी खुश होंगे और सब दबा रहेगा। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि SC ST और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिख लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड होके एक साथ मिलके, हम तो इतनी बड़ी तादाद में हैं, हमारे OBC भाई भी हमारे साथ हैं, मतलब उनका नंबर भी तो आता ही है, हमसे थोड़ा कम आता है लेकिन नंबर तो उनका भी आता है। उनका दूसरी तरीके से ज़्यादा नंबर आ रहा है, वैसे रिजर्वेशन से उनकी जॉब्स ले ली, उनको भी भिखारी बनाने की पूरी कोशिश हो रहा है। तो नंबर सबका आना है, तो हम तो लोग 86-87% हैं। हमको किसी को दोष देना चाहिए तो अपने आप को देना चाहिए। बाबा साहब ने जो पहली 2 चीज़ें बताई थी वो कर लेने कि एजुकेट और हम ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पहले 2 फार्मूलों पे ही बात कर लें तो एजिटेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। प्रदेश का मुखिया या अभी गृह मंत्री की बात करें, वो स्टेज से इस तरह का मैसेज देते हैं। मुखिया कहता है कि मुसलमानों को टाइट करेंगे, कैराना जा कर के ये कहते हैं कि अब किसी तरह से हिंदुओं पर जुल्म नहीं होगा, मकान खाली नहीं कराए जा सकते, पलायन रुक गया। उसके अलावा अगर अमित शाह जाते हैं देहरादून और वो कहते हैं कि देहरादून जाते वक्त मुझे रास्ते में नमाज़ पढ़ रहे थे, उसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा, और अगले हफ्ते गुड़गांव में पूरा खेल होता है और वहाँ पर बाकायदा पूजा की जाती है। तो जाहिर सी बात है जब स्टेज से इस तरह से मैसेज दिए जाते हैं तो अगर आम बैठकों में पुलिस अधिकारियों के साथ किस तरह के निर्देश दिए जाते होंगे और फिर उस पर जिस तरह से अमल किया जाता है मातहत अधिकारियों के ज़रिए, वो सामने है। देखिए, मैं तो कानूनी नज़र से आपको बता सकता हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं वो बंद कमरों में और अंधेरों में होती हैं। कॉन्स्पिरेसीज़ के सबूत जो होते हैं सर्कमस्टांसेस से, हालात से होते हैं जो उसके नज़र आए। अब इसमें क्या हालात नज़र आ रहा है? मुसलमानों को टाइट करो, जो सड़क पे, हाईवे पे, मुझे नहीं लगता किसी भी हाईवे पे पूरे मुल्क में कहीं भी नमाज़ पढ़ी जाती होगी। तो एक इतना बड़ा झूठ, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक पद पे बैठे हैं, अमित शाह साहब, उनको समझना चाहिए कि कम से कम पद की तो गरिमा का लिहाज कर लें। लेकिन नहीं, क्योंकि वही तो उनकी तो राजनीति और उनका पॉलिटिकल फ़ायदा उसी चीज़ से होता है। तो जब वो प्रेस के सामने पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये अंदाज़ा और कयास लगाना कोई अनुचित नहीं होगा कि जब वो अकेले में पुलिस ऑफिसर्स जो उनके बनाए हुए हैं या इदारे हैं, NIA है, ED है, ये सब इदारे जिनसे वो बात करते होंगे, और वो तो कोई ये नहीं है कि CBI से वो बात नहीं कर सकते, वो तो सर्वे सर्वा हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हें मोदी जी से भी ज़्यादा ताकतवर कहते हैं। सिर्फ देश में एक ही व्यक्ति ऐसे हैं, योगी जी, जो अमित शाह साहब की टक्कर के माने जाते हैं। बाकी तो कोई अमित शाह साहब के सामने, प्रधानमंत्री साहब भी आज जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कुछ नहीं है उनके सामने। तो वो तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं। तो जब वो अकेले में मिलते होंगे तो वो यही कहते होंगे, जो अंदाज़ा लगा सकता है कोई भी समझदार व्यक्ति, कि लूट लो इन लोगों को, इनको मार दो सबको, कम से कम कोहराम मचा दो, यही कहते होंगे ना, जब वो प्रेस में, पब्लिक डोमेन में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो, और उनका बैकग्राउंड भी देखिए, कोई डर नहीं है कि पूरी दुनिया देख रही है आजकल इस तरह की चीज़ें? देखिए, डर बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक ऐसी हो गई है, और हम लोगों की जो राष्ट्रीय डिफेंस पॉलिसी है वो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है चाइना और पाकिस्तान के लिए। दोनों कंट्रीज़ हमारे ऊपर एक तरह से हावी हो रही हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, और ख़ास तौर पे जो गुजराती बिजनेसमैन हैं हमारे मनुवादी मानसिकता के, उन्होंने जो हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है, तो उसकी ये वजह है कि सभी देश हमारा अब जो है सिर्फ हमें बचाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से चाइना जो है भारत के ऊपर एकदम छा ना जाए।
तो इसीलिए बहुत सारे देश, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं, वो हमें इस बात के लिए उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ में इस बात के लिए बहुत ज़बरदस्त मजम्मत हो रही है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पैसे कमाना, लूट मार करना और नफ़रत फैलाने की बुनियाद पर राज करना ही आता है इन्हें। तो इन लोगों को कोई देश की चिंता तो है नहीं। ये तो नहीं कि उत्तराखंड में चाइना घुसा है, अमित शाह साहब सो रहे हैं आराम से। आईटीबीपी किसके अंडर आती है? आईटीबीपी पे जाके कुछ नहीं कहेंगे कि चाइना से जो हमले हो रहे हैं उनको जाके आपको टाइट करना है। ये इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, सीआरपीएफ से नहीं कहा, बीएसएफ से नहीं कहा कि पाकिस्तान को बीएसएफ से टाइट करने के लिए एक बार नहीं बोला आज तक। बोला अमित शाह साहब ने? नहीं, क्योंकि गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, वो सीपीसी जो कंपनी है ना, जो चाइनीज़ की जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं, उनमें डायरेक्टरशिप आप सिर्फ गुजरातियों की निकाल के देख लीजिए, आपको पिक्चर सारी नज़र आ जाएगी कि देश की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ जो है गलत तरीके से गुजराती जो लोग हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अल्ताफ़ के पिता का यह कहना है कि वो खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर आया था। जब वो चौकी पहुंचा तो उसे भगा दिया गया। 24 घंटे बाद उसको ये बताया गया कि तुम्हारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल अल्ताफ़ के वालिद को ये काम नहीं करना चाहिए था। इनको जो ये लोग पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो गुंडे हैं, गुंडा समझ के ही कोई काम उनके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और अगर गुंडे नहीं हैं, वो टेस्ट सीधा सा है, भारत का संविधान और भारत का जो कानून है, सीआरपीसी है, जो पुलिस रूल्स हैं, जो एविडेंस एक्ट है, जिसके तहत पुलिस को काम करना होता है, उसके तहत काम करेगी तो वो पुलिस है, वरना तो वो कानूनी तौर पे भी गुंडे हैं अगर उससे बाहर जाके काम करते हैं। बगैर किसी लिखत पढ़त के, बगैर कोई नोटिस दिए अगर कोई किसी को बुलाता है तो वो गुंडा होता है। पुलिस तो रिटर्न में नोटिस देती है, फ़ोन करती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज देती है कि आप इस टाइम लेके आओ, और जहाँ तो वो खुद ही लाने को तैयार हैं तो उनको नोटिस देना चाहिए था। पुलिस अगर रेड भी करती है तो इलाके के 2 मुअज़्ज़िज़ लोग लेती है, पूरी उसकी वीडियोग्राफी करती है, आजकल तो वीडियोग्राफी होती है। तो ये छुपम छोरी छुपे और कानून के ख़िलाफ़ जाके, कानून से बाहर जाके तो गुंडे मवाली काम करते हैं, तो उनको गुंडे मवाली की नज़र से देखा जाएगा तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आप उन्हें पुलिस की नज़र से देखेंगे, ऐसे लोगों को जो वर्दी तो ज़रूर पहने हुए हैं लेकिन कानून का पालन नहीं करते, तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। एक आखिरी सवाल, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास अचानक पुलिस आती है और उठा कर ले जाती है किसी को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली चीज़ जो मैं आपको सबको बोलता हूँ कि ईमेल तो आप लोग करा ही सकते हैं कम से कम। पुलिस अगर किसी को उठाई ले जाती है तो इन 2 जगह पे सिर्फ ईमेल करें, हालात लिख के कि ऐसे ऐसे हालात हुए और ले गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को और प्रेसिडेंट साहब को, इन 2 जगह ईमेल करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे आने वाले टाइम में आपका कम से कम रिकॉर्ड पे होगा कि ये व्यक्ति कब उठाया गया था। उस तरह के बहानेबाजी जो पुलिस करती है, बाद में अरेस्ट दिखाती है, बहुत बाद में, कई दिनों से उठा रखा होता है, वो ख़त्म होगी। दूसरा, आज का जो माध्यम है, सीसीटीवी कैमरा लगाएं हिडन सब जगह। हर व्यक्ति को जो कि SC ST और माइनॉरिटीज़ का है, OBC का है, और हर व्यक्ति जो मजलूम है, वो इस बात का इंतज़ाम करे कि जैसे गुंडों का इंतज़ाम किया जाता है ना, वैसे पुलिस अगर गुंडों के रूप में आती है तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। अगर ये सब आप काम करेंगे तो हम जैसे वकीलों को बहुत फ़ायदा होगा और हम इनकी चोरियाँ भी पकड़ सकेंगे। और जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं वो फिर इन पुलिस ऑफिसर्स को खुद ही अरेस्ट करना शुरू करेंगे। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत सारे हैं हर जगह, वो आज सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकल वजूहात से, तो वो लोग सामने आएंगे, इन लोगों को अरेस्ट करेंगे, हमारा सबका काम बहुत आसान हो जाएगा। आला अधिकारियों से नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं मिलना चाहिए। कोई उम्मीद आला अधिकारियों से लगाना मतलब आप खुद अपने आप को कुएं में ढकेल रहे हैं। आला अधिकारी तो अगर शामिल नहीं होंगे तो आपको नज़र आएगा, जहां आला अधिकारी कहीं गलती से, जहां ईमानदार है, वो पूरा क्षेत्र जो है एकदम पीसफुल रहता है और एकदम कोई भी सिपाही किसी व्यक्ति से ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। हमने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर एक IPS ऑफिसर, SP अगर वहाँ का ठीक होगा तो पुलिस ज़्यादती नहीं कर रही होगी। यही टेस्ट है ईमानदारी और बेईमानी का। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ समझ लो कि वो आला अधिकारी नहीं है, वो बेईमान लुटेरा कोई बैठ गया है उस पद पे आके, उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर तो सब कुछ कानून के तरीके से चल रहा है तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप जाएंगे SP साहब के पास, अगर किसी ने गलत काम किया है वो तुरंत SHO को बुला के या कांस्टेबल को बुला के खुद ही 302 का मुकदमा दर्ज करा देते इसमें। शुक्रिया। इधर महमूद पराचा साहब जो हमसे बात कर रहे थे, जिस तरह से अल्ताफ़ का मामला कासगंज में सामने आया है उसको लेकर तफसील से बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।